Hello everyone and welcome back to Nordis PSC. I'm your English faculty Rebecca Donnell, and with this we have been this with this will be the 22nd PYQ discussion of our SSC papers. For now we're focusing on SSC papers, and later we will be dealing banking and railways as well. Alright, so without much delay, let us see the first question. Select the options that can be used as one word substitution for the given group of words. So here as 4 options are given, and we have to see which one will be the most appropriate one for the given sentence. Okay, so here, to go away suddenly and secretly in order to escape from somewhere, एक जगह से दूसरी जगह चुपके से चले जाना. ठीक है, उसका क्या कौन सा वर्ड होगा देखते हैं. एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रन अवे. रन अवे क्वाइटली, चुपके से चले जाना, चुपके से भाग जाना. वैनिश का मतलब होगा डिसअपियर. ठीक है, disappear, to disappear. For example, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, I'm teaching right now, and if I just disappear ना, अभी मैं गायब हो जाऊँ तो वो हो जाएगा disappear. ठीक है, to disappear, vanish, to disappear. And excavate, what is the meaning of excavate? Excavate, excavation तो जानते होगे ना. Excavate मतलब to dig up. ठीक है, किसी टूल से. Excavate का मतलब dig up. Excavate का मतलब होगा. नेक्स्ट क्या होगा, एक्स्ट्राडाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडाइट? एक्स्ट्राडाइट ऐसा एक्शन है जिसमें एक क्रिमिनल को वापस भेजा जाता है जहां से. टू सेंड समवन, टू सेंड अ क्रिमिनल टू द प्लेस वेयर द क्राइम टुक प्लेस बोल सकते हो. ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम क्या लिखेंगे, जहां पे क्राइम हुआ था उसी जगह पे वो क्रिमिनल को वापस भेजना. तो हम इसको बोल सकते टू सेंड क्रिमिनल और पर्सन बोल सकते हो. और हमेशा क्रिमिनल फाइनलाइज, अभी हम कन्विक्ट नहीं कर सकते उसको, हाँ बोल नहीं सकते ये क्रिमिनल है, लेकिन जहाँ पे क्राइम इसी इंसान ने किया था वही जगह पे वापस भेजना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट. ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट. तो यहाँ पे क्या मतलब, टू सेंड अ क्रिमिनल और पर्सन टू द प्लेस, टू द स्टेट वेयर द क्राइम टुक प्लेस, जहाँ पे क्राइम हुआ था वहीं पे वापस भेजना. तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है. हमारा आंसर सही होता है एब्सकॉन्ड. वैनिश होना नहीं होता है, एक्सकेवेट होना नहीं होता है, एक्स्ट्राडाइट भी नहीं होता है. तो हमारा ऑप्शन बना नंबर 1. ठीक है, रन अवे, चुपके से चले भाग जाना कहीं और के लिए. ये होगा टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, दैट मींस एब्सकॉन्ड. ठीक है, एब्सकॉन्ड. क्रिमिनल्स यूजुअली एब्सकॉन्ड करते हैं, जैसे कि पुलिस ना पकड़ पाए उसको तो चुपके से भाग जाते हैं ना दूसरे कंट्री, तो वही हो गया एब्सकॉन्डिंग. और हम बोलते हैं ही इज एब्सकॉन्डिंग, मतलब वो चुप चुप के कहीं कहीं से भाग जा रहा है. नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlying idiom. Select the most appropriate meaning of the underlying idiom. My friend's business has grown by leaps and bounds. मेरे जो फ्रेंड का बिजनेस जो है ये ग्रो हो रहा है by leaps and bounds. by leaps and sorry, by leaps and bounds का मतलब होता है quickly. ठीक है, quickly और speedily, वेरी फास्ट बोल सकते हो. ये सारे हो गए स्पीडली, वेरी फास्ट, क्विकली. ये सारे हो गए हमारे बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब. तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, रैपिडली, एमलेसली, परफेक्टली, स्लोली. रैपिडली होगा हमारा आंसर, एमलेसली नहीं होगा, परफेक्टली नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मीनिंग अलग देते हैं. जैसे कि रैपिडली का मतलब क्विकली होता है ना, इसका मतलब क्विकली. या फिर ये हार्ट कहाँ से आ गया, ये हार्ट कहाँ से आ गया. ठीक है, चलो, क्विकली, रैपिडली और फास्ट, वेरी फास्ट हम बोल सकते हो. एमलेसली मतलब नो एम, विदाउट एम, पर्पस, विदाउट पर्पस होगा. परफेक्टली मतलब एक्सलेंट. एक्सलेंट. स्लोली मतलब क्या होगा, तो स्लोली जो काम करते हैं वो टाइम टेकिंग टाइम, जो भी एक्शन
डन बाय टेकिंग टाइम, कंज्यूमिंग टाइम, कंज्यूमिंग बोल सकते हो, राइट, टाइम कंज्यूमिंग, स्लोली टाइम कंज्यूम कर करके आप स्लोली चीजों को स्नेल की तरह काम करोगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर बना रैपिडली। रैपिडली का मतलब बाय लीप्स एंड बाउंस, क्विकली। आप बाय लीप्स एंड बाउंस कहीं पे वॉक करते हो, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी में हूँ, तो मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ, तो मुझे मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है और मुझे थर्ड फ्लोर पहुंचना है। तो बाय लीप्स एंड बाउंस मतलब मैं क्या करूंगी, जितना भी स्टेप्स है, स्टेयर्स में ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना, तो मैं 3 यहाँ पे थी, तो नेक्स्ट स्टेप इधर लूंगी, नेक्स्ट स्टेप इधर लूंगी, भाई 3 4 स्टेप करके मैं जंप करते 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 क्विकली ऊपर पहुंच जाऊंगी ना। 2 3 स्टेप जहाँ पे 10 स्टेप हो सकता है, 10 स्टेप्स हो सकता है, लेकिन 10 स्टेप्स को मैं क्या करूंगी, 5 स्टेप्स में खत्म कर ले, क्विकली जंप करते करते वो हो जाएगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, नेक्स्ट वन, select the appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। यहाँ पे बोला गया है हमें appropriate option, ये भी substitution वाला ही है, तो हम क्या करेंगे, peer pressure is bound to affect most of us both positively and negatively। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है peer pressure जो होता है, peers कौन होते हैं, जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके साथ हम पढ़ाई करते हैं, हमारे फ्रेंड्स बोल सकते हो, ठीक है, फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, कॉमरेड्स बोल सकते हो, जिसके साथ हम स्टडी करते हैं या फिर वर्क करते हैं, वो हो गए हमारे पीयर्स। ठीक है, यूजुअली हम स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं पीयर्स को। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम सेम ग्रुप वाले होते हैं, सेम एज ग्रुप वाले होते हैं। अगर आपके पीयर्स, ठीक है, पीयर प्रेशर का मतलब होता है, पीयर प्रेशर लोग बहुत लोग झेल नहीं पाते हैं, तो इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और पॉजिटिव भी पड़ता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ना लो ना, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल लो कि यू हैव फ्रेंड्स, जो लोग अच्छे पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, सारी चीजों में अच्छा मार्क्स लेके रहे, और आप अच्छा नहीं, आपका अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप आपका प्रेशर फील करोगे ना, हाँ मुझे भी अच्छा करना है। या फिर इस चीज को अपने फ्रेंड्स, जो आप अपने फ्रेंड्स के मार्क, अपने फ्रेंड्स के अचीवमेंट को एक पॉजिटिव आउटलुक भी दे सकते हो, जैसे आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ ये लोग अच्छे कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट। और ये नेगेटिव भी पड़ सकता है, जैसे कि ये लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा ये हो रहा है, नेगेटिविटी आ सकता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकता है, दे सकता है। तो अब बताओ, ये ऑप्शन हमें दिया है, तो इसको, ये जो अंडरलाइन किया है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे, टू इन्वोक मोस्ट ऑफ अस, इन्वोक का मतलब होता है इंस्पायर, इंस्पायर करते हैं, ये पेयर प्रेशर इंस्पायर करते हैं, हमेशा इंस्पायर नहीं करते हैं, हमारे अंदर में कुछ चीज, मतलब हमारे अंदर में एक फीलिंग जगाना, ठीक है, इन्वोक का मतलब होता है इंस्पायर, हमारी फीलिंग जगाना, फीलिंग जगाने का मतलब क्या है कि अच्छा चीजें करने के लिए, इन्वोक, ठीक है, इंस्पायर करना हम बोल सकते हैं इन्वोक। तो यहाँ पे अफेक्ट और इफेक्ट आया है, अफेक्ट और इफेक्ट, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का सिमिलरिटीज क्या है, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का सिमिलरिटीज क्या है। अफेक्ट जो होता है ये यूजली वर्ब होता है, इफेक्ट होता है ये नाउन होता है, ये नाउन होता है। अफेक्ट जो है वर्ब होता है और इफेक्ट जो है नाउन होता है। ये इफेक्ट का क्या मतलब, कॉन्सिक्वेंसेस हम बोल सकते हैं, या फिर इसको टू इम्पैक्ट समथिंग, टू इम्पैक्ट, तो ये एक अपॉन भी बोल सकते हो, एक अपॉन, किसी चीज को, किसी चीज के ऊपर असर पड़ना, इसका मतलब होता है इफेक्ट, सॉरी अफेक्ट, और इफेक्ट होगा नाउन। हम ऐसे बोलेंगे द इफेक्ट ऑफ पेयर प्रेशर। तो सेंटेंस में देखो यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ पेयर प्रेशर बोल, द इफेक्ट हो गए, मैं द इफेक्ट नहीं करूंगी, ए कभी भी नहीं लिखूंगी क्योंकि ये नाउन है, द इफेक्ट यहाँ पे नाउन है, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो नेक्स्ट वाला दिखूंगी,
peer pressure affected him badly। तो ये क्या हो जाएगा, क्या क्या अफेक्ट, इसका ये यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है, एक्शन है, तो क्या असर पड़ रहा है ना इसके ऊपर, पेयर प्रेशर जो है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो वो एक्शन हो गए, दैट मीन्स वो वर्ब हो गए। तो वर्ब के लिए हमने क्या बोला, वर्ब के लिए ये अफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, और नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, इफेक्ट। पांचों स्पीच क्लियर हो गया। नाउन जानते हो कि नाउन जो है हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, नाउन यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं किस चीज के लिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए ही हम यूज करते हैं, राइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं नाउन जो, और ये किसी चीज के ऊपर असर पड़ने के लिए हम नाउन को यूज नहीं करते हैं, ओके, ये अफेक्ट हो गए, सब इफेक्ट। पांचों स्पीच जानना जरूरी है, ठीक है, ये नाउन हो गए, ये नाउन हो गए, ये वर्ब। आई होप इतना क्लियर आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, तो मैंने जैसे सेंटेंस लिखा है इसमें देखो, पेयर प्रेशर इज बाउंड टू अफेक्ट बोथ पॉजिटिवली, असर पड़ना, तो ये होगा हमारा आंसर। इन्वोक नहीं होगा, इम्पीड भी नहीं होगा, इम्पीड का मतलब स्टॉप, हिंड्रेंस, सॉरी लिखते हिंड्रेंस मतलब स्लो डाउन करना, ठीक है, हिंड्रेंस क्या होगा, किसी चीज कोई भी एक्शन को स्लो डाउन कर लेना, स्लो डाउन। प्रॉम्प्ट मतलब क्विकली, क्विकली, ठीक है, इम्पीड का मतलब स्लो डाउन, हिंड्रेंस, या प्रॉम्प्ट का मतलब होगा क्विकली, जल्दी से जो चीज हो सकता है उसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। और हिंड्रेंस इम्पीडेड बोलेंगे, इम्पीड का क्या मतलब होता है, इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज को स्लो डाउन कर लेना, ठीक है, वो कोई भी काम करोगे वो इम्पीड, जो काम करोगे वो क्या हो जाएगा, अगर हिंड्रेंस आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाओगे ना, डिले हो जाएगा, कोई भी एक्शन आप करोगे वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है, हिंड्रेंस आएगा तो डिले हो जाएगा काम, ठीक है, चलो let us proceed to the next question. Select the most appropriate synonyms of the given word. Peculiar दिया है, peculiar का synonyms हमें चाहिए। Peculiar क्या होता है, strange, different, strange बोल सकते हो, different बोल सकते हो, आंसर मैंने क्या किया, synonyms हमें चाहिए strange। Neat मतलब clean, नॉर्मल है मतलब जो जनरल में जो होता है नॉर्मल, जोविल चेयरफुल फ्रेंडली, जोविल चेयरफुल और फ्रेंडली, ठीक है, तो हो गई स्ट्रेंज का आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर हमें निकालना है, मतलब जिसका स्पेलिंग एरर नहीं है उसका हमें निकालना है यहाँ पे। द टीचर वाज इम्प्रेस्ड विद स्टूडेंट्स इनसाइटफुल, डबल एफ डबल एल नहीं होता है तो ये कट गया। Next, the teacher was impressed with the students' insightful analysis of the novel, which demonstrated a deep understanding of the complex themes and motives. ये हो सकता है with the students insightful, ये हो सकता है, कंसिडर करते हैं। The teacher was impressed, impressed डबल आर नहीं होता, impressed का डबल आर नहीं होता, ये भी कट गया। The teacher was impressed with the students' insightful analysis of the novel, which demonstrated ये होगा, ये गलत होगा, तो हमारा आंसर क्या बना, but 2 is the correct answer, right? Insightful analysis, insightful भी FUL 1L होता है, analysis सही है। Demonstrated DOMONSTRATED, demonstrated मतलब दिखाना, ठीक है, क्या क्या दिखा रहा है, डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आंसर हमारा सही है। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब शोकेस करना, दिखाना, एक्सप्लेन करना। इंसाइटफुल मतलब जो डीप क्या बोलते हैं, एक सोच को जगाता है, ठीक है, इंसाइटफुल। द टीचर वाज इम्प्रेस्ड विद द स्टूडेंट्स इंसाइटफुल एनालिसिस। चलो ये नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, तो इनकरेक्टली स्पेल हो चाहिए हमारे, बिगिनिंग हो गए, राइटिंग हो गए, आर्गुमेंट हो गए, अमेच्योर हो गए, कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे, बिगिनिंग हो गई। राइटिंग का क्या डबल टी होता है यहाँ पे,
नहीं होता है, तो इनकरेक्टली स्पेल ये हो गए। अमेच्योर का क्या मतलब होता है, जो इंसान अनस्किल है, और न्यू टू स्किल भी बोल सकते हैं, न्यू टू स्किल भी बोल सकते हैं, कोई चीज काम करने में वो नए नए हैं, नया नया है। आर्ग्यूमेंट तो बहस करना होता है, ठीक है, डिबेट बोल सकते हो, बिगिनिंग स्टार्टिंग। चलो नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in each of the following sentences। यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग चाहिए हमें, कि इडियम्स का आंसर निकालना है यहाँ पे। Okay. Tim joined the family business as he failed in his final degree। टिम क्या क्या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि वो फाइनल डिग्री में वो फेल हो गए थे, ठीक, वो फेल हो गया था फाइनल एग्जाम में, इसीलिए उसने क्या किया, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, राइट। सीइंग द ग्रोथ ऑफ द फैमिली बिजनेस का ग्रोथ देखते हुए, पहले वो फेलियर था तभी वो उसने बिजनेस ज्वाइन किया था, अभी क्या हो रहा है, ये फैमिली बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, वो फेल कर रहा था तभी इसने बिजनेस को ज्वाइन किया, और ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। इट सीम्स लाइक टिम्स अर्लियर फेलियर, जो फेल हुआ था वो फेल हुआ था यहाँ पे, वो अभी अभी फेलियर था, फिर लेकिन अभी बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। दैट मीन्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो उसका फेल होना बिजनेस या फिर वो डिग्री में फाइनल एग्जाम में फेल होना, उसके लिए अभी ब्लेसिंग जैसा हो, क्योंकि वो बिजनेस ज्वाइन किया और बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज सोच हम सोचते हैं कि खराब हुआ, लेकिन वो भलाई के लिए होता है ना, तो उस चीज के लिए हम क्या बोलेंगे, उस चीज के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन ऑप्शन देखो, डिफिकल्ट टाइम, और मुश्किल टाइम तो नहीं है, ब्लेसिंग हम बोले है ना, मिस्टेक भी नहीं बोल रहे हैं, और उसने मिस्टेक, यहाँ पे कोई मिस्टेक के बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, या फिर गुड डिसीजन, ये ज्वाइन करना गुड डिसीजन था, लेकिन ओवरऑल पूरा सिनारियो देखोगे तो उसके लिए नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समथिंग दैट समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, तो ये जब फेल हुआ था उस टाइम पे ये लोग नहीं सोचा कि ये लोग नहीं जानते थे कि बाद में उसका बिजनेस ग्रो होगा, उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, उसका जो भी काम होगा वो अच्छा होगा, नहीं सोचा था ना। सेम चीज, अगर आप फेल होते हो किसी चीज में और उस टाइम पे आपको रियलाइज नहीं होता ये भले के लिए हुआ कि खराब के लिए हुआ है, तो ये उसका फेल होना ही अच्छा काम जैसा माना गया, क्योंकि फेल हुआ इसीलिए तो ये बिजनेस ज्वाइन किया, अगर फेल नहीं होता तो शायद वो कुछ और करते, राइट। लेकिन फेल हुआ और बिजनेस ज्वाइन किया, तो ये क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इनिशियली स्टार्टिंग में इनिशियल में रियलाइज नहीं किया था कि ये अच्छे के लिए हुआ कि खराब के लिए हुआ है, लेकिन लेटर बाद में पता चला कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नंबर 8, the following sentence the following sentence has been split into 4 segments। Identify the segment that contains grammatical error and select the options that rectifies the error। तो यहाँ में जो ये जो कहीं पे सेंटेंस में एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कहीं पे गलत है, तो उसी चीज को यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसको ब्रेक डाउन किया गया चार चार ऑप्शन में से, तो यहाँ से हमें निकालना है। AI fiction is unconstantly into a potential upsides and downsides evolving genre that gives us peak of intellectual machine। तो यहाँ पे देखो एरर कहाँ आ रहा है, एंड जो है आर्टिकल का इशू है, ठीक है, आर्टिकल का एरर है, ये आर्टिकल का एरर है। तो यहाँ पे बताओ, एंड जो है हम किस चीज के साथ यूज करते हैं, वोवल्स के साथ यूज करते हैं, विथ वोवल साउंड, ओके, वोवल साउंड्स। हम वोवल साउंड्स यूज करते हैं किस चीज के साथ में, वोवल साउंड्स के साथ में यूज करते हैं। ए जो है फिर से हम किस चीज के साथ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ में यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज करते हैं।
कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज करते हैं। अभी बताओ यहाँ पे कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं। अभी यहाँ बताओ सी जो है कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली वोवेल्स कौन से हैं, किसी किसको याद है वोवेल्स कौन से हैं? वोवेल्स कौन सा है? ए है, ई, आई, ओ, ये 5 ही है वोवेल्स। उसके बाकी जितना लेटर्स एबीसी में जो अल्फाबेट में होता है, उसके बाकी जितना क्या होगा, उसके बाकी का जितना है वो सारा क्या बोलेंगे, वो सारा कॉन्सोनेंट हो जाता है। द रेस्ट कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट, द रेस्ट कॉन्सोनेंट होता है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो सी, सी यहाँ पे आया नहीं आया, दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले ए लगाएंगे, ये कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए लगाएंगे। ए आई फिक्शन इज ए कॉन्स्टेंटली, ठीक है, ए आई फिक्शन इज, ए लिखा हुआ है, आई थिंक ये टाइपिंग एरर होगा, एन लिखा था ना। ए आई AI fiction is a constantly evolving genre that gives us यहाँ पे ऑप्शन में ए लिखा हो, यहाँ पे एन लिखा हो, एपीक होना चाहिए, यहाँ पे एपीक। टाइपिंग एरर हो सकता है इसमें, आई होप इट इज टाइपिंग एरर। इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। पीक भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी पीक होगा, क्योंकि पीक भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, ये भी कॉन्सोनेंट है, पी भी तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे ए सही है और यहाँ पे गलत है, दोनों में से यहाँ, लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहाँ चला गया, ठीक है, ऑप्शन में ये सही है और इसमें गलत था। तो एनीवन दोनों में से एक हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी हम कौन सा जगह पे कौन सा सही है गलत है, यूजुअली एग्जाम में दो जगह पे एरर नहीं देते हैं, दो जगह पे एरर नहीं देते हैं, ठीक है, दो जगह पे एरर नहीं देते। अगर देते तो यहाँ पे ए ऐसे हो सकता 1 and 3, 2 and 4 ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन देते 1 and 2 आंसर सही होगा कि 2 and 4 होगा, 1 and 3 होगा, ऐसे ऑप्शन देते। लेकिन यहाँ पे ये 4 ऑप्शन ही है, तो उसमें से अगर ऐसे टाइप का जब ऑप्शन देते तो एक ही ओनली 1 एरर, ठीक है, ओनली 1 एरर होता है, ओनली 1 एरर होता है, ओनली 1 एरर होता है एक ही जगह पे, दोनों में नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पे पी भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लगा दिया, ठीक है, ये सही है। और ये कॉन्स्टेंटली ये ए है, कॉन्सोनेंट से आया है, और कॉन्सोनेंट के लिए आया है, तो ये सही हो गई, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में फिर से देखें तो ये एन लगा है, तो एन के साथ में हम सी नहीं लगा सकते क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो ये गलत हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आइडेंटिफाइड इट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, लेकिन सॉरी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में तो यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, यहाँ पे। तो ये सेंटेंस में ऑप्शन हमारा ये सही होगा। चलो नेक्स्ट, parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. Part of the sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. तो यहाँ पे if you will come early I will leave on time, ये हो गई। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, if का कंडीशनल होता है, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है एसएससी वाले में, इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस का। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आता है, इसका रूल क्या है कि यहाँ पे कंडीशनल वाले क्लॉज में अगर विल आया तो नेक्स्ट में भी वैसे ही आएगा, ठीक है, मतलब विल तो विल आया है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, सही है। लेकिन यहाँ पे एरर कौन सा है, अब एरर कौन सा में है, यहाँ पे सेम होना चाहिए, कम आया, लीव आया, ये वाला। लेकिन देखो यहाँ पे ही है, ही के साथ प्लूरल लगेगा, ये प्लूरल, और विल के साथ देखो एक चीज था, विल के साथ अगर विल आया तो V1 आना चाहिए, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल रूल। अगर विल मॉडल आया, विल क्या है, मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा V1 लगता है,
राइट। हमेशा हम V1 यूज करते हैं, मॉडल के साथ में हम हमेशा V1 यूज करते हैं, तो ये वाला सही है। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से अगर कंडीशनल सेंटेंस और दूसरे जो मेन क्लॉज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाए कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, समझ लेना कंडीशनल क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। सो कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों का सेम टेंस होना चाहिए, सेम टेंस दोनों। यहाँ पे लिखते हो इफ लिखा हुआ है इसलिए ये कंडीशनल दिखाते, कंडीशन दिखा, अगर, हाँ अगर का मीनिंग दे रहा है, कंडीशनल कंडीशनल क्लॉज इक्वल मेन क्लॉज, दोनों सेम टेंस होना चाहिए, टेंस सेम होना चाहिए। विल लीव सही है, हो जाएगा, तो वहां पे जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना था, यहाँ पे विल कम सेम टेंस मतलब विल लीव, अगर वो आएगा तो ये प्रेजेंट टेंस होगा, तो ये फ्यूचर में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर वो आया, इफ ही कम्स, कंडीशन, ओके, इफ ही कम्स, यहाँ पे कम्स होना चाहिए, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स वी विल लीव, अगर वो आया हम छोड़ेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में होगा, ये प्रेजेंट टेंस में होगा, सॉरी, हाँ ये प्रेजेंट टेंस में होगा, तो ये विल लीव ये सही है। वी विल लीव, अगर वो आया, इफ ही कम्स वी विल लीव, सॉरी पहले मैंने जो सेम सेंटेंस बोला था वो थोड़ा ये गलत हो गया, क्योंकि इस वाले का नहीं होता है, वो इन्वर्जन वाले के केस में होता है, इन्वर्जन वाले केस, ओके, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशनल क्लॉज का ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भी, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे इफ ही कम्स वी विल लीव, अगर वो आया अभी हम जाएंगे, तो फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे आंसर बना हमारे विल कम नहीं होगा, ये नहीं है, इफ ही ठीक है, अगर वो आया तो कंडीशन दिखाने के लिए यूज किया है, सही है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एनी डाउट विद दिस वन, आई होप नहीं है। लेकिन जो पहले बोला था सेम सेम टेंस होना चाहिए, वो थोड़ा सा दूसरा एक हो गई, ठीक है, ये वाला नहीं है, इसमें ये आप टेंस चेंज कर सकते हो ना, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इफ कंडीशन जो होता है प्रेजेंट टेंस होगा, इफ ही कम्स वी विल लीव, अगर वो आया तो हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन मॉडल का जो रूल बोला था ये सही है, मॉडल कहीं पे भी आया तो वो V1 फॉलो होता है, ठीक है। जैसे कि ये मॉडल ये है, विल ये भी है, तो इसके बाद V1 आया, विल लीव आया, तो V1 है, तो ये सही है, विल कम। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. I ordered a dozen donuts, but the kind baker gave me a baker's dozen. Baker's dozen क्या होगा? ऑप्शन देखें तो बेकर्स डजन होता है, बेकर्स के लिए डजन क्या होता है, ग्रुप ऑफ 13 होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 13, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अब इसको याद रख लो, बेकर्स का डजन क्या होता है, 13 होता है, यूजुअली 12 होता है, लेकिन बेकर्स का 12 होता है, सॉरी बेकर्स का 13 होता है, बस समझ लेना कि नॉर्मल 12, नॉर्मल डजन जो होता है कितना होता है, 12 होता है, लेकिन बेकर्स का क्या होता है, +1 कर लो, ये हो जाएगा 13, ठीक है। बेकर्स का नॉर्मल डजन 12 होता है, नॉर्मल डजन 12 नंबर, लेकिन बेकर्स का 13 होता है, +1। ये जो है ना, क्यों क्यों 12 के बदले 13 किया गया है, ये बहुत जमाने पहले, लाइक मीडिवल एज में, मीडिवल टाइम में क्या करते थे, जो बेकर्स होता है ना वो क्या करते, जब कोई ऑर्डर करता है या फिर किसी इंसान को जैसे कि 12 दे दिया, तो उसमें से जेनरसली एक और ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 13 होता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं ना, एक्स्ट्रा ब्रेड दे देते हैं जब बेचते हैं या फिर किसी इंसान को देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, इसीलिए उसी चीज से ये डिराइव किया गया, उसी चीज से ये बना गया है कि बेकर्स का डजन क्या होता है, 13 होता है, नॉर्मल 12 होता है, ठीक है।
तो टोटल क्या हो जाता है 13 हो जाता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए हम बोलते हैं ये बेकर्स का डजन है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, part of the following sentence have been underlined and given as options. Select the options that contain error. यहाँ पे part of the sentence किया गया है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक अंडरलाइन दिया है, इसमें से had two bedrooms among them, one for the girls, one for the boys. Girls and boys होगा, they had two bedrooms among them, one for the boys and one for the girls. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हमारा ये नहीं है। आप बताओ, गर्ल्स एंड वन होगा, या फिर बेडरूम्स अमंग होगा, या फिर हैड टू होगा, या फिर देम एंड वन फोर होगा। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, विच वन विल बी द एरर वन। एरर कहाँ पे है, ये निकालना है। एरर कहाँ पे है, यहाँ पे गर्ल्स एंड वन होगा, गर्ल्स एंड वन होगा, या फिर देम एंड वन, ये दोनों होगा कि गर्ल्स फोर, गर्ल्स एंड वन होगा, या फिर बेड अमंग्स होगा, या फिर हैड टू होगा। एरर्स अभी बताइए इसमें। टू बेडरूम से राइट, हम अमंग एंड बिटवीन को कब यूज करते हैं, यहाँ पे मेन नहीं है कि अमंग एंड बिटवीन का है। अमंग बिटवीन के लिए हम दो चीजों के बीच होता है, ये क्या होता है, दो से ज्यादा लोगों के बीच होता है अमंग, ग्रुप में ना। दो के बीच होता है। अब यहाँ पे देखो, दे हैड टू बेडरूम्स, तो उसके लिए अमंग से ही है, ये वाला गलत होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अमंग नहीं होगा। दे हैड टू बेडरूम्स कौन सा यूज करेंगे, बिटवीन। बिटवीन दम, दोनों के बीच में क्या है, दो बेडरूम है। दे हैड टू बेडरूम्स, एक लड़की के लिए टू बेडरूम्स ना, टू ग्रुप, टू पर्सन और थिंग्स, या फिर ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज के लिए है और गर्ल्स के लिए है, तो ये बिटवीन हम यूज करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, बिटवीन यूज करेंगे। बस केयरफुल रहना, बाकी का पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे नंबर क्लियरली दिया है टू, टू के बीच में हम क्या यूज करते हैं, टू के बीच में हम यूज करते हैं कौन सा, टू के बीच में अगर टू आ गया तो बिटवीन होगा। अगर अगर मैं यहाँ पे सेवन लिख दूं तो अमंग हो जाएगा राइट। चलो नेक्स्ट, ये सही है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार देख ले। दे हैड टू बेडरूम्स अमंग देम, वन फॉर द गर्ल्स एंड वन फॉर द बॉयज। तो गर्ल्स एंड बॉयज, देम वन फॉर बेडरूम्स अमंग हैड टू, तो यहाँ पे अमंग दिया है टू प्लस के लिए, टू प्लस ग्रुप्स हो गए। बिटवीन हो गया दो पर्सन और थिंग्स और ग्रुप के बीच में होता है, तो ये दो दिया है इसलिए बिटवीन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ऑप्शन बताइए। कंटेंटमेंट, एडोप्ट, एडवर्टाइजमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेनर। सो विच वन इज द एरर वन। यहाँ पे देखो, एडोप्ट, गोद लेना, टेक बाय लो, चाइल्ड को, जैसे कि हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी हम लेते हैं, या फिर बेबीज को भी हम लेते हैं बाय लो। एडवर्टाइजमेंट मतलब शोकेस करना कि हाँ अगर वैकेंसी हो गई या फिर कुछ लोगों को दिखाना, एडवर्टाइजमेंट शो करना। एडम मतलब टेक बाय लो, चाइल्ड हो गई, एनिमल्स हो गए।
तो कंटेंटमेंट नहीं होता, कॉन्टीएनटी होता है कंटेंटमेंट, मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। कंटेनर जो होता है, जो कोई भी कंटेनर, फॉर एग्जांपल ये हो गए, जिस चीज में an object which things can be stored, जिस चीज में हम चीजों को रख सकते हैं उसका होगा कंटेनर, राइट। कंटेनर कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ये जैसे कि ये हो गए, या फिर कोई भी बॉक्स भी हो सकता है, कंटेनर हो गए, या फिर बॉल भी हो सकता है, राइट, बॉल, ये भी हो सकता है कंटेनर। तो कुछ, इट कैन बी एनीथिंग जो चीज को कंटेन कर सकता है, रख सकता है, ओके, जिसमें हम कीप कर सकते हैं, कीप थिंग्स, कीप कर सकते हैं। कंटेंटमेंट होता है, कंटेंट, टी-ए-एन-टी नहीं होता है, कंटेंटमेंट, टी-एन-टी-एम-ई-एन-टी इज द करेक्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, या ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। शोकेस चाइल्ड एनिमल, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपोजिट हमें निकालना है, एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट है, कौन सा वर्ड है, विजडम, विजडम का ऑपोजिट हमें निकालना है, विजडम का मतलब वाइज, नॉलेजेबल, वाइज नॉलेजेबल होगा, वाइज नॉलेजेबल होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टुपिडिटी, मॉडेस्टी, इंटेलिजेंस। जो विजडम, विजडम इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस से क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है, राइट। मॉडेस्टी, काइंड, हम्बल होता है वो, मॉडेस्टी, बेनेवोलेंट। इंटेलिजेंस तो स्मार्टनेस होता है, ये विजडम हो गई, विथ हम बोल सकते हैं, विथ। तो इसका एंटोनिम्स कौन सा बनेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हो जाएगा ऑपोजिट, स्टुपिडिटी, लैकिंग नॉलेज, लैकिंग नॉलेज, ठीक है, लैकिंग नॉलेज। चलो नेक्स्ट वन, select the option that will improve the underlying parts of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improve. अगर कोई improvement नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, no improvement करेंगे। Jack being the wiser and bolder among the two, wiser and bolder, ठीक है, wiser and bolder among the two of us, took the lead, took the lead, carrying the axe on his shoulder. Took the lead, okay, यहाँ पे लेट नहीं है, लीड होगा, मतलब लीड करना, मतलब उसको गाइड करना, ये इसका मतलब क्या होता है, मेटल वाला लीड, मेटल वाला को हम लेट बोलते हैं, ये वाला गाइड करना होता है, गाइड, इसको हम लेट, लेट की तरह स्पेलिंग, और दूसरा वाला डी बोल सकते हैं, वो वाला क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है, सेम वर्ड है, सेम 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 वर्ड, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। Axe on his shoulder and wiser, Jack being the wiser and bolder among two, तो फिर से टू आ गए, among two, दो के बीच में है, टू ऑफ अस, दो के बीच में मैंने क्या बोला था, बिटवीन हम यूज करते हैं। bolder हमारे कौन सा इम्प्रूवमेंट किस चीज में हम कर सकते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल इम्प्रूव, तो ये जो है क्या से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी से यूज कर सकते हैं, ये हमारा आंसर सही है, बिटवीन होना चाहिए था, अमंग के बदले हम क्या करेंगे, बिटवीन, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, बिटवीन दो चीजों के बीच में ना, तो ये हो गए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, बोल्डर बिटवीन। चलो नेक्स्ट वन, select the options that can be used as one word substitution for the underlying group, तो put an end to, put an end to क्या का मीनिंग होगा, आप बताओ,
Many people fought to put an end to slavery during the Civil War. खत्म करने के लिए लोग क्या किया था, बहुत लोग फाइट किया था कि हाँ इस चीज को, स्लेवरी को, लोगों को अपने नौकर की तरह या फिर उसको अपने हर काम कराने के लिए हम जो लेके आते हैं उसी को बंद करने के लिए बस ड्यूरिंग द सिविल वॉर, ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोले। यहाँ पे देखो एबोलिश, एब्जॉर्ब, एबाइट, एबडक्ट। तो एबोलिश का मतलब स्टॉप करना बाय लॉ, टू स्टॉप समथिंग बाय लॉ, टू स्टॉप। यूजुअली ये कस्टम्स हो गए, रूल्स हो गए, कस्टम्स, रूल्स कस्टम हम बोल सकते हैं। तो ये चीजें बाय लॉ का मतलब क्या है, तो ऑफिशियली कोई चीज को खत्म करना है, ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी चीज को खत्म करने का मतलब होता है बाय लॉ हम किसी चीज को खत्म करते, स्टॉप करते, उसको ही बोलते हैं एबोलिश करना। ठीक है, एबोलिश। एब्जॉर्ब, हम एब्जॉर्ब का क्या मतलब, क्या मतलब होता है, सोख। अगर कोई भी पानी, आप कोई भी पानी में आप कपड़े डालोगे तो वो पानी क्या, वो कपड़ा क्या हो जाएगा, वो पूरा भीग जाएगा ना, पूरा वो पानी को अपने उसमें ले लेगा, तो वो क्या होगा, सोकअप, सोकअप। ठीक है, सोकअप या फिर टेक इन भी बोल सकते हो, टेक इन, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो उसका मतलब ये दोनों, इसका आंसर, का मतलब ये दोनों हो गए आंसर। नेक्स्ट वाला एबाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबाइड? एबाइड का मतलब है तो फॉलो करना, रूल्स जैसे को। एबाइड हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस कोई अबाइड बाय द रूल्स होगा तो क्या करते हैं, फॉलो करेगा रूल्स को, फॉलो द रूल्स, फॉलो द रूल्स हम बोल सकते हैं। या फिर किसी चीज का फॉलो द रूल्स होता है तो इन अकॉर्डेंस टू समथिंग, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस टू रूल्स, कोई चीज को रूल्स के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, वो भी अबाइड होता है। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किडनैप करना होता है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हम बोल सकते, किडनैप। किडनैप का क्या मीनिंग होता है, किडनैप का मीनिंग क्या होता है, टेक अवे इलीगली ना, टेक अवे, टेक अवे इलीगली। अबाइड, अबाइड का मतलब फॉलो करना होता है, फॉलो करना या फिर फॉलो करना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को रूल के अकॉर्डिंग करना, उसको ही बोलते हैं अबाइड। तो हमने एब्जॉर्ब का मीनिंग बोला, सोकअप हो सकता है, टेक इन हो सकता है। ठीक है, एबोलिश का मतलब ऑफिशियली किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को स्टॉप करना, तो स्टॉप समथिंग बाय लॉ, उसका मतलब ये होगा ऑफिशियली, ऑफिशियली क्या, एन। ठीक है, ऑफिशियली किसी चीज को स्टॉप करने का क्या मतलब होता है, ये होगा आपका abolish. Next one. Select the most appropriate antonym of the given word in the brackets to fill in the blank. The doctor said to the patient named Bhumi is in the dash stage of lung cancer. तो क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल का मतलब होगी बिगिनिंग स्टेज में, बिगिनिंग क्या होगा, अर्ली स्टेज। तो टर्मिनल नहीं होगा, इनर मोस्ट नहीं होगा, और ये अर्ली, आउटर मोस्ट नहीं होगा। आउटर मोस्ट मतलब कोई लेयर है। ठीक है, सबसे बाहर वाले को आउटर मोस्ट बोलेंगे, आउटर मोस्ट, उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो अर्ली मतलब बिगिनिंग, ठीक है, दोनों हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली स्टेज होगा। इनर मोस्ट मतलब ये इनर, सबसे अंदर वाले को बोलेंगे इनर मोस्ट। टर्मिनल हो जाएगा, टर्मिनल मतलब ज्वाइनिंग प्लेस। ठीक है, स्टॉपेज बोल सकते हो, टर्मिनल स्टॉपेज। ओके ओके, एक सेकेंड। अर्ली स्टेज भी हो सकता है, इसका हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल इलनेस हम जो बोलते हैं ना। डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट नेम रूमी इज इन अ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस का मतलब भी होता है, सॉरी, इसका मतलब अर्ली स्टेज भी होता है या फिर टर्मिनल इलनेस।
Terminal illness. Doctor said that the patient named Rumi is in the terminal stage of her cancer. इसके लिए हम ये आंसर ये सही होगा. I'm sorry, okay? ये होगा तो अर्ली नहीं होगा, टर्मिनल होगा. मतलब ये क्या होगा, टर्मिनल मतलब एंड में, ठीक है. टर्मिनल ये होगा, टर्मिनल का मतलब हो गया खत्म, मतलब क्योंकि ये एंटोनिम हमें चाहिए ना. मतलब टर्मिनल का मतलब क्या, जब एंड होता है मतलब क्या होगा, कोई चीज खत्म होगा, टर्मिनल में स्टॉप कर, टर्मिनल में मैं उतर जाऊंगी, मतलब एंड में, एंड तरफ होगा. तो बिगिनिंग तो अर्ली नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बोला, क्योंकि ये आंसर क्यों गलत है बताओ, एंटोनिम है ना. तो एंटोनिम हमें चाहिए था, बिगिनिंग नहीं होगा. तो इसका मतलब ये तो बिगिनिंग, इसका ऑपोजिट चाहिए टर्मिनल. टर्मिनल मतलब एंड, जब जो क्या बोलते हैं, कोई चीज खत्म होने के कगार पे होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल. इसका ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा. ठीक है, चलो देखो मैं पढ़ पढ़ के क्या कर लिया, ये इसका सिनोनिम्स निकाल रहे, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, एंटोनिम. ठीक है, क्वेश्चन में क्या चाहिए था, एंटोनिम. इसलिए क्वेश्चन को देखो, मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन को नहीं, मतलब मैं अननोटिस कर लिया पढ़ने के समय पे. तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इंस्ट्रक्शन को. ठीक है, रीड इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली. रीड इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली सो दैट आपका एरर ना हो. इनिशियल का मतलब बिगिनिंग अर्ली था, तो मैंने अर्ली कर दिया, लेकिन हमें सिनोनिम्स नहीं चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए, तो ये हो गए एंटोनिम. चलो नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें निकालना है यहाँ पे. तो ही generally avoid arguments as he is dash by nature. ठीक है, as he is dash by nature. Questionable, आप जज कर सकते हैं, हाँ इसका माइंड शायद अच्छा है कि नहीं है, वो एकदम क्वेश्चनेबल. ठीक है, क्वेश्चनेबल. डाउटफुल, अनसर्टेन हम बोल सकते हैं. रिलायबल, जिस इंसान को हम क्या क्या कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी, ठीक है. क्विक माइंडेड मतलब शार्प माइंड बोल सकते हो, शार्प माइंड, फास्ट बोल सकते हो, फास्ट माइंड. वो एकदम क्विक माइंड है, वो एकदम क्विक, क्या बोल सकते हैं, ब्रिलियंट बोल सकते हो इंसान को भी. क्विक माइंडेड मतलब जो एक चार ऑन द स्पॉट क्विकली चीजों को सोच पाना, कि समझ पाना, तो उसको शार्प माइंडेड भी बोल सकते हो. शार्प माइंड, फास्ट होगा. और पीसफुल, पीसफुल मतलब काम है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए इसको, काम. ओके, काम. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बनेगा. जो जो इंसान पीसफुल होता है वो क्या प्रेफर करते हैं, आर्गुमेंट्स अवॉइड करते हैं, राइट. आर्गुमेंट्स अवॉइड करते हैं, दे अवॉइड आर्गुमेंट्स. एंड क्या क्या जनरली वो लोग को क्या पसंद करते हैं, वो लोग हारमोनी पसंद करते हैं. हारमोनी मतलब पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना, पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना उन लोग को अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेंटेन पीसफुल रिलेशन. दे मेंटेन क्या, दे मेंटेन, दे मेंटेन पीसफुल रिलेशन. यूजुअली ये लोग, जो इंसान पीसफुल होते हैं, वो लोग हारमोनी प्रेफर करते हैं, एंड दे आल्सो लाइक टू कीप देमसेल्फ in peace instead of like involving themselves in arguments. They like to stay calm and peaceful. ठीक है, तो उसका ये होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगी पीसफुल पीपल. एंड क्विक माइंडेड नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, और हमारा ऑप्शन रिलायबल नहीं होगा, क्वेश्चनेबल नहीं होगा. आंसर क्या बना, क्विक माइंडेड. ठीक है, सॉरी, पीसफुल. ना फंबल कर रहे हैं, ठीक है, फंबलिंग. तो फंबल का मतलब बोलते बोलते गलत बोल दे रहे हैं, फंबलिंग, फंबल. ठीक है, next 18. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no substitute, there is no substitute to it, select no substitution. The pandemic has challenged the education system to ensure
learning continuity, substantially increasing the demands placed on teachers. तो यहाँ में जो अंडरलाइन किया गया उसको रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, तो उसका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए. तो which one will be the most appropriate replacement for this one? Okay. Please find out education system to ensure learning. Ensuring learning या फिर एजुकेशन सिस्टम फॉर इंश्योर लर्निंग होगा, एजुकेशन सिस्टम इज इन इंश्योर लर्निंग होगा, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. व्हिच वन विल बी द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे बोले हैं कि इसमें केस में क्या हो रहा है. सॉरी, द पेंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर. पेंडेमिक क्या क्या कि पेंडेमिक के टाइम में क्या हुआ था, ये बना दिया कि पेंडेमिक के टाइम में लोगों को ये रियलाइज करवा दिया कि ठीक है, पेंडेमिक का जो चैलेंज है एजुकेशन सिस्टम में, लर्निंग को हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए. और उसके उसके वजह से क्या होगा, टीचर्स का जो है डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गई, सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड प्लेस ऑन टीचर्स. तो डिमांड टीचर्स के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम पेंडेमिक की वजह से ज्यादा बढ़ गया है. तो द पेंडेमिक हैज चैलेंज एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी. तो हम पेंडेमिक के टाइम पे एजुकेशन स्टॉप नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें कंटिन्यू करना था. तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुआ है, पेंडेमिक के टाइम में क्या क्या चीजें हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग टूल सारे हम यूज करने लग गए. ठीक है, ऑनलाइन का लर्निंग हो गई, और फिर ऑडियो विजुअल सारे हो गए, ऑडियो विजुअल लर्निंग किया हमने, ऑनलाइन सारे हो गए. और ये चीजें क्या कर रहा है, टीचर्स के ऊपर ज्यादा डिमांड जो है, डिमांड या फिर प्रेशर बोल सकते हो, प्रेशर जो है बढ़ गया टीचर के ऊपर, राइट. लेकिन हमें क्या करना था, लर्निंग को कंटिन्यू करना था, लर्निंग को कंटिन्यू करना था, हम स्टॉप नहीं कर सकते थे. वी हैड टू कंटिन्यू लर्निंग. हालांकि हमारे पास क्या हुआ था, हमारे साथ क्या हुआ था, पेंडेमिक आ गए थे, क्योंकि लोग लॉकडाउन हो गए, क्वारंटीन हो गए, लोग नहीं बाहर जा सकते हैं. लेकिन हमें पढ़ाई तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, लर्निंग कंटिन्यू करना था. तो एजुकेशन सिस्टम क्या क्या टीचर्स के ऊपर वो डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर लिया, डिमांड मतलब ज्यादा प्रेशर डाल दिया, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा. तो बहुत चीजें उसी चक्कर में ये सारे इम्प्लीमेंट हो गए. ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग टूल्स जो होता है वो सारे इम्प्लीमेंट हो गए. अच्छा ही है कि अभी जैसे कि हम कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग टूल्स का, तो उसी चीज के लिए कि टेक्निकल वाले चीजें में भी ऑनलाइन मोड वाले भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. ऑनलाइन मोड में सब कुछ हो गए, और टीचर को नया नया चीजें लर्न करना था. तो उसके लिए ये सेंटेंस सही है, देयर इज नो एरर. तो ये मतलब हमारा आंसर कौन सा बनेगा, नो सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन, हम इसको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस ही सही है. टू इंश्योर मतलब टू मेक श्योर. ओके, श्योर टू मेक श्योर द लर्निंग शुड कंटिन्यू. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. Face the most appropriate idiom from the given option to fill in the blanks. Select the most appropriate idiom from the option to fill in the blanks. We broke the traffic rules unknowingly while coming back from the party. Now we have to dash sooner or later. हमने क्या किया, जब वापस आए पार्टी से हमने क्या किया, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए. तो अभी हमें क्या करना चाहिए, जो हमने जो काम किया था उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें बियर करना है. ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस जब बियर करने का जब आता है, तो उस चीज के लिए हम एक इडियम यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे फेस द म्यूजिक होता है, लुक शार्प नहीं होगा, क्राई फॉर द मून है. क्राई फॉर द मून क्या मीनिंग क्या होता है, क्राई फॉर द मून भी एक इडियम है. ठीक है, क्राई फॉर द मून का मतलब क्राई फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट, पॉसिबल टू गेट, जो नहीं हो पाएगा उसी चीज को चाहने का क्या होता है, क्राई फॉर द मून होता है. लेकिन फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन.
फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, उसी का मतलब होता है यह हमारा क्या है, ये आंसर बनेगा फेस द म्यूजिक, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पे बताओ लास्ट वाला बिग डिफेंस का, बिग डिफाइंस का क्या मतलब होता है? बिग डिफाइंस का मतलब क्या होता है? ये ओपनली रिफ्यूज करना, ठीक है। तो ओपनली चैलेंज और रिफ्यूज। डिफाइंस का मतलब ये होता है डिसोबे, ये देखो इसका मतलब होता है डिसोबे। ये पेन गायब हो जाता है, डिसओबे। डिफाइंस का मतलब ये होता है डिसोबे करना। तो ये बिग डिफाइंस का होता है कि ओपनली चैलेंज करना, ये ओपनली डिसोबे करना, ठीक है, रिफ्यूज टू ओबे। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये लोग ओपनली रिफ्यूज टू ओबे नहीं किया, वो लोग को पता ही नहीं था कि जब वो आए तो सारे के सारे शायद ड्रंक हो गए, तो उन लोग को पता नहीं कि ट्रैफिक रूल्स ब्रेक हो गया ना। और बाद में क्या हुआ, उन लोग को अपना जो एक्शन था उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक। मतलब क्या होगा, फेस का म्यूजिक में, फेस द म्यूजिक, आप फेस करोगे किस म्यूजिक को? म्यूजिक को मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट करोगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, एक्सेप्ट और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, सेम ही है। चलो ये हो गया हमारा आंसर, एक्सेप्ट और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। नेक्स्ट, last last sentence for today. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. So the following sentence, यहाँ पे जो दिया है, gird over by carefully the assigned task making mistakes. Gird over making mistakes by carefully checking. Gird over making mistakes by केयरफुली चेकिंग द असाइन टास्क। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या है, एरर क्या होगा यहाँ पे, गर्ड ओवर मेकिंग, क्या क्या गर्ड ने क्या किया, उसने ज्यादा ओवर गर्ड कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ हमारा कौन सा बनेगा, गर्ड ओवर मीन्स टू वॉच ओवर होगा, ठीक है, टू वॉच ओवर। तो ऑप्शन क्या बोला, गर्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन टास्क, ठीक है। तो यहाँ में आंसर कैसे बनेगा हमारा, गर्ड ओवर नहीं होगा, वॉच ओवर नहीं है। तो यहाँ पे गर्ड का हमारे ये इसका मीनिंग नहीं आता है, ठीक है। तो गर्ड ओवर का मतलब होता है वॉच ओवर, जैसे मैंने लिखा। तो गर्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स ये नहीं होगा, वॉच ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली। अगर किसी चीज को आप वॉच ओवर करोगे, गार्ड करोगे, तो उसमें मिस्टेक ही नहीं आता है, राइट, उसमें मिस्टेक ही नहीं आता। तो मिस्टेक ही नहीं आता। अगर कोई आप चीज को गार्ड करोगे प्रॉपरली और चेकिंग करोगे असाइन टास्क को, जो भी काम दिया है उसको अच्छा से वो करोगे, तो क्या होगा, किस चीज के इस केस में ना ओवर नहीं होगा, अगेंस्ट होना चाहिए था, हमें अगेंस्ट यूज करना था। अगेंस्ट मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक ना करने के लिए हम क्या करेंगे, केयरफुली चेक करेंगे असाइन टास्क को, जो काम दिया है उसको केयरफुली चेक करेंगे, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे। तो ओवर जब यूज करेंगे, ये इसका मतलब होगा वॉच ओवर, मतलब अच्छे से केयरफुली देखना, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, कंटेन्स एरर, तो ये हो गया, ठीक है। चलो, with this we shall end today's session and we'll see you in the next one. Okay.